नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं यशपाल यादव एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि एक बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था मैंने आप लोगों को। एंड ये जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, ये होने वाली है टाइप्स ऑफ ए कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कंपनियां कितने प्रकार की होती है और किस कंपनी का क्या रूल होता है, वो सब जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वी कैन कैटेगराइज कंपनी बेस्ड ऑन वेरियस टाइप लाइक मेंबर्स, टैक्स, ट्रांसफरेबिलिटी एंड कंट्री एक्सेट्रा। सो दोस्तों पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा होने वाला है कंपनी का, वो करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स की ब्याह पे हम कंपनी को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए। दोस्तों मेंबर्स की ब्याह पे मेंबर्स का जब हम बात कर रहे हैं तो हम कंपनी को जो कैटेगराइज करेंगे वो मेंबर की ब्याह पे करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी दोस्तों होती क्या है, इस बारे में हम जान लेते हैं। 1 पर्सन कंपनी इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट दोस्तों। 1 पर्सन कंपनी कैन क्रिएट विदाउट हैविंग पार्टनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। इनके बिना ही हम उस कंपनी को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि अगर डिटेल में जाने तो 1 पर्सन कंपनी ज़्यादातर इंडिया में यानी अपने भारत देश में ही स्टार्ट करते हैं। बाहर फॉरेन कंट्रियों में क्या करते हैं दोस्तों, बिजनेस को शुरू करते हैं तो ज़्यादातर पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम अपने जो इंडिया में जो कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस वो स्टार्ट करता है तो 1 पर्सन कंपनी से शुरुआत करता है। दोस्तों 1 पर्सन कंपनी का फ़ायदा क्या होता है, ये भी कंपनी की तरह होती है दोस्तों। 1 पर्सन कंपनी का मतलब ये नहीं कि आपकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये भी इसमें भी एक कंपनी का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि इसकी भी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। 1 पर्सन कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। दोस्तों 1 पर्सन कंपनी को शुरू करने के लिए हम किसी तरह की मेंबर से सलाह करने की या पार्टनर से सलाह करने की ज़रूरत नहीं होती। हम कितना भी रिस्क ले सकते हैं। इसमें जो हमारा रिस्क रेशियो है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बिना किसी पार्टनर्स के अप्रूवल के। यानी कि हम खुद ओनर होते हैं, इसमें सिंगल ओनर होता है दोस्तों। तो वो अपना बिजनेस को किसी भी तरह से इंक्रीज़ कर सकता है, अपने रिस्क को इंक्रीज़ कर सकता है। इसमें दोस्तों एक बात और होती है कि जो एक तो आपको अप्रूवल किसी पार्टनर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा दोस्तों इसमें कंपनी की तरह आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। और तीसरी चीज़ दोस्तों 1 पर्सन कंपनी में नॉमिनी का नाम MOA में रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि MOA में रजिस्टर नाम कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब कंपनी का ओनर मर जाएगा उसके बाद कंपनी को कौन संभालेगा। MOA दोस्तों एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के बारे में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि कितना क्या शेयर्स होगा, मरने के बाद कौन संभालेगा, क्या वो सब होते हैं। यानी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होती है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। दूसरा होता है एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि MOA डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना यानी लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि नॉमिनी कंपनी का कौन होगा 1 पर्सन कंपनी में। इसी टॉपिक के अंदर दूसरा हमारा पॉइंट है वो है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी होती क्या है दोस्तों? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है दोस्तों जो अपने शेयर्स को आम पब्लिक, जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करती। ये कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती दोस्तों। शेयर्स को इशू हमेशा पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। आगे डिस्कस करेंगे हम। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। इस कंपनी के शेयर्स क्लोज मेंबर जो होते हैं कंपनी के, वो ही उन्हीं के पास रहते हैं और वो ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो भी जनरल पब्लिक को शेयर नहीं कर सकते दोस्तों। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं। ये कंपनी लिस्टेड नहीं होती है जनरली, और इसके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रेड भी नहीं होते हैं ओपन मार्केट में। और अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या प्राइवेट कंपनियां बहुत छोटी होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती है? ऐसा नहीं है दोस्तों। प्राइवेट कंपनियां भी बहुत बड़ी कंपनियां होती है, आमतौर पर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती है और काफ़ी वर्ल्ड में इनका बिजनेस फैला हुआ है, स्प्रेड है। और ऐसे में कुछ एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं, जैसे कि डेल है और वर्जीनिया अटलांटिक एंड जॉन लिवाइस एक्सेट्रा। नंबर 3 पे जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी होती क्या है? पब्लिक कंपनी दोस्तों आमतौर पे हम बात करें तो पब्लिक कंपनी वो होती है जो अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकती है। लिस्टेड कंपनी भी कहते हैं इसे। ये शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, इसके शेयर्स जो होते हैं वो ट्रेड होते हैं और इसके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है। जनरल आम आदमी कोई भी शेयर्स को खरीद सकता है। कहाँ से खरीद सकता है? किसी ब्रोकर के थ्रू या फिर सीधा NSE BSE से खरीद सकता है। ओपन मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स होते हैं। कोई भी आम पब्लिक अपना डीमैट अकाउंट खुला के, ट्रेडिंग अकाउंट खुला के शेयर्स को खरीद सकता है।
ऐसी ढेर सारी कंपनियां दोस्तों जो पहले प्राइवेट कंपनी थी, आज वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। क्यों हो चुकी है दोस्तों? क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था और बिजनेस एक्सपेंड करने के तौर पे उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा लिया। आज उनके शेयर्स ओपन मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं। गूगल है, P&G, बहुत सारी कंपनियां दोस्तों जो ओपन मार्केट में लिस्टेड है और उनके शेयर्स ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। अब हम थोड़ा मोटा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की बात कर लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा। प्राइवेट कंपनी को दोस्तों हम मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख से शुरू कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए। मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, वो है 2, और पब्लिक कंपनी के लिए जो मिनिमम मेंबर्स है वो है 7। एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम मेंबर्स 50 हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती है, जनरल पब्लिक को शेयर्स नहीं दिए जाते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में शेयर्स को ट्रेड आराम से हम बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। तो दोस्तों यही डिफरेंस था प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की बात आ गई है तो दोस्तों जनरली लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी में दोस्तों 2 पॉइंट आते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अब दोस्तों इन दोनों पॉइंट में क्या है पहले ये देख लीजिए। लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर जो पहला पॉइंट है लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें दोस्तों क्या होता है, कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है इसमें। यानी कि दोस्तों अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, बैंक करप्ट होती है, अगर बैंक करप्ट कंपनी होती है तो वो अपने शेयर्स तक ही लिमिटेड है। यानी कि उसके जो मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, रजिस्ट्रार है, उनकी जो पर्सनल असेट्स है, पर्सनल जो उनके घर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह, उनमें पर्सनल असेट्स में डिस्टर्बेंस नहीं की जाती है उनके। तो दोस्तों वो अपने शेयर्स तक, शेयर प्राइस तक ही लिमिटेड होते हैं और उससे ज़्यादा उनसे नहीं लिया जाता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी से क्या मतलब है दोस्तों? लिमिटेड बाय गारंटी से मतलब है जो उसके कंपनी के मेंबर्स हैं वो एक गारंटी अमाउंट रखते हैं, उसी अमाउंट तक वो लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कि जो गारंटी दे देते हैं उसी तक लिमिटेड होते हैं। ज़्यादातर इस तरह की जो कंपनी देखी गई है लिमिटेड बाय गारंटी तक, वो ज़्यादातर NGOs होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उनमें क्या होता है दोस्तों, जब अगर बैंक करप्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की हो जाती है तो एक लिमिटेड बाय गारंटी तक ही मेंबर जिम्मेदार होते हैं, और अगर बैंक करप्ट हो जाती है तो वो गारंटी अमाउंट ही दिया जाता है, वो उनके पर्सनल असेट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते वो दोस्तों। और ये गारंटी अमाउंट MOA में पहले से निर्धारित होती है, उसमें पहले से लिखा होता है कि अगर कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है तो जो उसके गारंटर्स होते हैं यानी कि मेंबर्स होते हैं वो कितने अमाउंट तक गारंटी ले रहे हैं, ये उसके MOA में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में लिखा होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, याद कीजिए उसमें 1% कंपनी में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनका जो नॉमिनी होता है उसका नाम लिखा होता है कि कौन मालिक बनेगा, कंपनी के मालिक के मरने के बाद अगला जो मालिक है वो कौन बनेगा, उसमें लिखा होता है। तो MOA में ये सारी चीज़ें लिखी होती है दोस्तों पहले से ही कि कौन गारंटी कितनी के ले रहा है, कौन मालिक बनेगा वगैरह वगैरह सब ब्ला ब्ला लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसमें हम डीपली बात अगली किसी वीडियो में करेंगे, अभी हम इसी टॉपिक को डीपली डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा पॉइंट था हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं। आमतौर पर दोस्तों इस तरह का अपने जो इंडिया में कोई बिजनेस ही नहीं होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, ये बहुत रिस्की होता है दोस्तों, क्योंकि आपके पर्सनल असेट्स भी गड़बड़ में आ सकते हैं दोस्तों इस तरह की कंपनियों में। ज़्यादातर आमतौर पर इस तरह की कोई कंपनी वैसे नहीं होती है दोस्तों, फिर भी हमने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है, कि इसमें आपकी जो लायबिलिटी है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जितना आपने नुकसान किया है आप अनलिमिटेड लायबल हो उस नुकसान के लिए, उस डेप्ट के लिए। अगर बैंक करप्ट होते हो, कोई कर्जा लिया तो उस अमाउंट तक आप अनलिमिटेड लायबल हो, अपने पर्सनल असेट्स से भी आपको देना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसमें यही है, बस इतना ही है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल्स। तो इस पॉइंट में क्या है दोस्तों, देखिए इस पॉइंट में जनरली दोस्तों 3 चीज़ों का रोल है, गवर्नमेंट, होल्डिंग, सब्सिडरी। दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिस भी कंपनी में गवर्नमेंट का 51 या फिर उससे ज़्यादा % शेयर है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। बाकी जो बच गए 49 या उससे कम जो शेयर्स होते हैं वो या तो पब्लिक के पास होते हैं या प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के पास होते हैं दोस्तों, उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है दोस्तों।
दोस्तों जनरली गवर्नमेंट कंपनी में फुली कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का होता है दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी दोस्तों पेरेंट कंपनी भी होती है, यानी होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी कह सकते हैं। होल्डिंग कंपनी दोस्तों वो कंपनी होती है जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, सभी को फुली कंट्रोल करती है। और कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, इलेक्शन, उनका सिलेक्शन कौन करता है? होल्डिंग कंपनी करती है। यानी सब्सिडरी कंपनी के सारे डिसीजंस होल्डिंग कंपनी के द्वारा ही लिया जाता है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की पेरेंट कंपनी होती है और सारे जो डिसीजंस होते हैं वो सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी के द्वारा ही लिए जाते हैं। सब्सिडरी कंपनी दोस्तों नॉन प्रॉफिट या प्रॉफिट दोनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के अंडर आती है। धन्यवाद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ कंपनी इतना ही है दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं। कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पूरे भारत में फैलाइए ताकि हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सके, बिजनेस कर सके, हर किसी को ज्ञान हो सके, इस लॉकडाउन का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जा सके और हर कोई सीख सके। दोस्तों धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फैला दीजिए पूरे भारत में। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। अपना प्यार बनाए रखिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।